हेलो गाइस, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो अपन लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करके रखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मैक्सिमम पोर्शन आज अपन लोग कवर करने वाले हैं। 60 to 70% जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो आज के लेक्चर के अंदर से निकल के आएंगे। ठीक है, तो आज वाले सेक्शन के अंदर, आज वाले इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सभी चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को समराइज कर देता हूं, बता देता हूं। समझना, पहले अपन लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट की, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन लोग जानेंगे कि भैया हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कौन से चैम्बर के अंदर किस तरह का ब्लड होता है और कौन कौन से चैम्बर के बीच में कौन सा वाल्व यानी कपाट पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, सेमिलुनार जिसको अपन लोग अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं वो क्या होता है। सेकंड थिंग अपन लोग ये भी जानेंगे कि ये कपाट कहां पर सिचुएटेड होते हैं, कहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से कक्ष के अंदर किस प्रकार का रक्त बहता है, यानी किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, यानी कि प्योर ब्लड कौन से चैम्बर में होता है, इम्प्योर ब्लड कौन कौन से चैम्बर में होता है। ये सारी बातें आज अपन लोग इसी लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। ये सारी बातें होने के बाद नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जो नोडल टिश्यू होता है, जैसे एसए नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, बंडल ऑफ हिज क्या होता है, इनके बारे में भी अपन लोग जानने वाले हैं। देन अपन लोग पढ़ेंगे इसके अंदर हार्ट साउंड, लब साउंड कब आती है, ठीक है, कैसे आती है वो अपन लोग जानेंगे, डब साउंड कैसे आती है वो अपन लोग जानेंगे। एंड थर्ड अपन लोग देखने वाले इसके अंदर मरमर ध्वनि यानी मरमर साउंड, यानी हार्ट के अंदर एक साउंड और भी होता है मरमर साउंड, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी अपन लोग आज इसी सेक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं। देन अपन लोग और भी इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। साथ ही साथ इसके अंदर अपन लोग जो इंपल्स जनरेट होती है, जो वेव निकल के आती है, उस वेव के अंदर पी, क्यू, आर, एस और टी का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन एसएससी या जो भी हाई लेवल की एग्जाम होती है, ठीक है, उनके अंदर सीजीएल सीएचएसएल के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी ये सब आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैं ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डीप लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद आप लोग जानेंगे कि भैया कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हार्ट साइकिल क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लोग हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए अपन को हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग जानेंगे कि भैया कितने चैम्बर है, कौन कौन से चैम्बर के बीच में किस तरह के वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके फाइन, तो जल्दी से मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। हार्ट, दिल, डायग्राम बड़ा हो जाएगा तो अपन लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखना, पहले दिल ऐसा हुआ करता था, फिर कोई आया और कचरा कर दिया, मतलब ब्रेक तोड़ दिया। अब जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए भैया कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। जब हेड वापस शेप में आए तो उसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई। थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन लग रहा है ना आम सा। ओके, लेकिन आम नहीं है, मैंगो नहीं है, ये ध्यान से समझते रहना, ठीक है। थोड़ी देर बाद फील आएगा हेड की। ओके ठीक है, लगेगा लगेगा हेड जैसा लगेगा। रुको एक मिनट, सब्र करो, रुको जरा। दिल बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी तक किसी के समझ में नहीं आया, पर अच्छा है, किसी के समझ में नहीं आया। ओके, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा।
ओके, थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है, लगेगा, रुको जरा समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग इसके चैम्बर के बारे में, यानी कौन से चैम्बर को अपन लोग क्या बोलते हैं। तो बात करते हैं पहले अपन लोग इसके अंदर राइट वाले चैम्बर के बारे में बात करते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। ठीक है, ये क्या होता है, दायां निलय, हिंदी में लिख देते हैं दायां निलय। और ये क्या होता है, बायां निलय। हम लोग ये भी देखेंगे कि भैया कौन से चैम्बर की वॉल मोटी है, कौन से चैम्बर की वॉल पतली है, इनका ऑर्डर देखेंगे, चारों के अंदर कंपैरिजन करेंगे अपन लोग। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं, ये अपना हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर कितनी अपन को चैम्बर देखने को मिल रहे हैं, 4 चैम्बर अपन को देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर ले इनका लेबलिंग करने के लिए, तो मैंने आप लोगों को ये चारों चैम्बर के नाम बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अरोटा यानी कि महाधमनी। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। समझते हैं ध्यान से। सपोज करना मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं दोहरा परिसंचरण तंत्र, साथ साथ वो भी हम लोग समझ लेते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इसको भी आप लोग यहां पर एक अच्छे से डीपली थोड़ा सा अपन लोग इसको समझेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि अपना जो ब्लड होता है वो किस तरह से सर्कुलेट होता है, कितनी बार अपने हार्ट से गुजरता है। तो नॉर्मली 2 बार अपने हार्ट से गुजरेगा, तभी अपन इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र अपन लोग इसको बोलते हैं, है ना। तो समझते हैं, सपोज करना ये कोई हमारा टिश्यू है, उत्तक है, सपोज करना ये कोई टिश्यू है, उत्तक है। उत्तक के पास क्या बनेगा, अशुद्ध रक्त बनता है। नॉर्मली समझना, उत्तक के पास क्या बनता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त बनता है। तो जैसे ही उत्तक के पास आएगा, शुद्ध रक्त आएगा, वहां पर आपको पता है CO2 इसके अंदर एंटर हो जाएगी। जैसे CO2 इसके अंदर एंटर हो जाती है, CO2 की मात्रा तो ज्यादा और O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, इसके अंदर कम हो जाती है। अब ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। तो जो अशुद्ध रक्त है मैं उसको ग्रीन पेन से मार्क करूंगा, और जो प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको मैं रेड पेन से मार्क करूंगा। समझते चलना। तो इम्प्योर ब्लड आएगा, कहां पर आता है भैया, इम्प्योर ब्लड आता है अपने राइट एट्रियम के अंदर आता है। कौन लेके आता है, लोअर पार्ट से तो लेकर आता है इंफीरियर वेना केवा, और अपर पार्ट से यानी अपना जो हेड वगैरह है, फोरलिम्ब वगैरह जितने भी है, दोनों हाथ है, वहां से ब्लड कौन कलेक्ट करके लाता है, सुपीरियर वेना केवा। तो ये कौन सी है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ध्यान से समझना, ये कौन सी वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा। हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है ना, याद रखना अपन को, महाशिरा जिसको अपन लोग बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। इंप्योर ब्लड कहां पर आता है, सीक्वेंस समझते हुए चलना, सीक्वेंस आप लोगों को समझते हुए चलना है। तो मैं ये काम करता हूं, सीक्वेंस भी कहीं पे नोट करूं क्या, यहां पे तो नहीं करते, अगले वाले इसको रफ करने के बाद सीक्वेंस आप लोग नोट करेंगे, आप इसमें फोकस करना। इंप्योर ब्लड आया, अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया, कौन लेकर आ रहे, इंफीरियर वेना केवा लेकर आ रही। कैसा रक्त है ये, अशुद्ध रक्त है। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। कहां पर आता है, दाया आलिंद में आता है। कहां पर आता है ये, दाया आलिंद में आता है। जैसे ही दाया आलिंद के अंदर इम्प्योर ब्लड आया, जैसे ही दाया आलिंद के अंदर इम्प्योर ब्लड आया, दाया आलिंद यानी दोनों आलिंद एक साथ क्या होंगे, संकुचित होंगे, और रक्त इधर वाला तो इसमें आ जाएगा, और इधर वाला ब्लड किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, दाया निलय के अंदर। अब ये जो रक्त आया है, ये कौन से कपाट के द्वारा दाया आलिंद से दाया निलय के अंदर रक्त आता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो दाया जो दाएं साइड होता है, यानी दाएं साइड दोनों चैम्बर के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, तो याद रखना, इस कपाट को अपन लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड कपाट। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसको त्रिवर्णी कपाट भी हिंदी में बोलते हैं, त्रिवर्णी। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और हिंदी में इसको त्रिवर्णी कपाट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि भैया त्रिवर्णी कपाट कौन से कक्ष यानी कौन से चैम्बर के बीच में उपस्थित होता है, पहला क्वेश्चन अपन को कवर करना है। ये होता है दाया आलिंद व दाया निलय के बीच में। दाया आलिंद व दाया निलय के बीच में कौन सा कपाट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर
त्रिवर्णी कपाट होता है। रक्त कहां पर आ गया, रक्त कहां पर आ गया दोस्तों, याद रखना दायां निलय के अंदर ब्लड आ गया। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे निलय संकुचित होते हैं, तो इधर से तो रक्त किस में जाता है, इसके अंदर, और इधर वाला रक्त किस में जाता है, इसके अंदर। समझना ध्यान से। तो जैसे ये संकुचित होता है अशुद्ध रक्त है, ठीक है, ग्रीन मार्क से मैं आपको कर रहा हूं। यहां पर भी वॉल प्रेजेंट होते हैं, यहां पर भी कपाट पाए जाते हैं। इन कपाट को अपन लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, इन कपाट को अपन लोग बोलते हैं, समझते हुए चलना, इसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक है। तो जैसे अर्ध चंद्राकार कपाट के द्वारा ये रक्त कहां पर जाएगा, समझना, ये रक्त कहां पर जाएगा, इधर वाला, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इन नलिका को, इन ट्यूबल्स, इन वाल्व को, इन वेसल्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन लोग पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग, पल्मोनरी आर्टरी, और हिंदी में बोलते हैं फुसफुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, फुसफुस धमनी, आर्टरी मतलब धमनी। और यही ऐसी धमनी है जिसके अंदर आपको अशुद्ध रक्त देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वहां पर आपको अशुद्ध रक्त देखने को मिलता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंप्योर ब्लड अपन लोगों को देखने को मिलता है। अब ये आर्टरी ब्लड को कहां लेके जाती है, देखना, एक तो इधर से भी ब्लड जाएगा, इधर से भी ब्लड जाएगा, मैं इधर वाला ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं बना रहा हूं लंग्स, ये बना दिया मैंने फेफड़े, लंग्स बना दिया अपने, ठीक है, समझना। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इंप्योर ब्लड को लंग्स के साइड लेके जाएगी, ठीक है। और लंग्स के साइड लेने के बाद में यहां पर क्या होता है, ये प्योर होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ही गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। किसके द्वारा, एल्विली के द्वारा, कुप्पिकाओं के द्वारा। वहां पर विसरण की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो CO2 होता है वो तो एल्विली के अंदर चला जाता है, और एल्विली से ऑक्सीजन कहां पे आ जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होती है, अब ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो कहां पर आता है दोस्तों, याद रखना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता है, बायां आलिंद के अंदर आता है। और कौन लेके आता है, याद रखना, पल्मोनरी वेन लेके आती है। कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन। सीरा, और ये सिंगल एकमात्र सीरा ऐसी है जो क्या करती है, शुद्ध रक्त को कैरी करती है। यहां पर नोट जरूर करना, शुद्ध रक्त इसमें होता है, प्योर ब्लड इसके अंदर होता है, याद रखना इस चीज को। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर रक्त होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है। अब प्योर ब्लड कहां पर आ गया दोस्तों, याद रखना, बायां आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त आ गया, ठीक है। मैं रेड मार्क से इसको टिक कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से बाया आलिंद, आपको पता है आलिंद दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, रक्त कहां पे जाता है, निलय के अंदर जाता है, ठीक है। तो इधर वाला तो इम्प्योर ब्लड है और इधर वाला कैसा है, प्योर ब्लड है। अब ब्लड कहां पर आ गया, बाया निलय के अंदर ब्लड आ गया। आपको ऊपर दिख रहा है, अच्छे से चेक कर लो एक बार, ठीक है, कवर हो रहा है, ओके। ब्लड कहां पर आ गया, अब समझते हो चलना, बायां निलय के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल जब संकुचित होते हैं, तो इसका ब्लड कहां पे जाएगा, महाधमनी के अंदर जाता है, ऑरोटा के अंदर जाता है। और यहां पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कपाट पाए जाते हैं, और इन्हीं कपाट को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, इसको भी अपन लोग बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, अपन लोग इसको बोलते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी हो गया, सेकंड अपन को याद रखना है जो ऑर्टा हो गया, इन दोनों के आधार पर, इन दोनों के बेस के ऊपर कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व, यानी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट अपन लोग इसको बोलते हैं। अब जैसे ब्लड यहां पर जाएगा तो यहां से ब्लड कहां पे जाता है, महाधमनी, और महाधमनी से कहां जाएगा, धमनी, यानी कि आर्टरी के अंदर, और आर्टरी से फिर कहा जाता है आर्ट्रियल, और आर्ट्रियल से फिर कहां पे जाता है, कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू उत्तक, या फिर वो भी जो भी अपने बॉडी के पार्ट होते हैं जहां पर प्योर ब्लड की रिक्वायर्ड होती है, वहां पर प्योर ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। तो
तो ये एक सिनेरियो हो गया। आप लोग देख पा रहे हो कि ब्लड जो आता है पहला इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। यहां पर जो आपको ब्लड नजर आ रहा है वो कैसा है, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त है। यहां पर जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल संकुचित होते हैं, ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फुसफुस धमनी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पल्मोनरी आर्टरी कहां पे लेके जाएगी, अपने लंग्स के अंदर लेके जाएगी। वहां पर डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 जो होती है वो बॉडी से बाहर और O2 जो होती है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहां पर ब्लड प्योर होता है और इस प्योर ब्लड को कौन कैरी करके लाता है, याद रखना पल्मोनरी वेन। ये सिंगल ऐसी वेन होती है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। अदरवाइज आप लोग पढ़ते हो वेन जो होती है वो इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। अब ये ब्लड कहां पर आता है, अब ये रक्त कहां पर आता है दोस्तों, याद रखना ये ब्लड आता है अब बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। और लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहां पे जाता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो आप लोग देख रहे हो इसके जो दायां वाला पोर्शन है, दायां वाला जो हिस्सा दिख रहा है, दाएं वाले पोर्शन में दोनों चैम्बर के अंदर कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जबकि बाएं वाले जो पोर्शन है उसके अंदर कैसा होता है, प्योर होता है। ठीक है, शायद मैंने गलत बोल दिया होगा, चेक कर लेना। ये वाला दाया वाला पोर्शन है, राइट वाला पोर्शन है। तो राइट चैम्बर के अंदर हम लोगों को इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त देखने को मिलता है। एंड लेफ्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, लेफ्ट वाले जो चैम्बर दिख रहे हैं, इन दोनों के अंदर कैसा ब्लड होता है, प्योर यानी कि शुद्ध रक्त इसके अंदर होता है। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन, ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट आप लोगों को साथ साथ नोट करना है। एक साइड के अंदर आप जरूर नोट करना है कि कौन से चैम्बर के अंदर किस प्रकार का ब्लड होता है और कौन से चैम्बर के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, कौन से चैम्बर के अंदर शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और जो कपाट होते हैं वो कहां कहां पर होते हैं ये भी आप लोगों को लिखना है। ट्राइकस्पिड वॉल कहां कहां पर होता है, याद रखना ये दाया आलिंद व दाया नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। और यहां पर, हाँ जी, ये वाल भी आपने नोट नहीं किया, ये भी आप लोग नोट कर लेते हैं। यहां पर जो लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट वाला जो नीला होता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है, इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, बाइकस्पिड वॉल। कौन सा होता है, बाइकस्पिड वॉल। इसको बोलते हैं द्विवल्नी कपाट। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, द्विवल्नी कपाट बोलते हैं। कई दफा एक चीज और भी अपन लोग इसके लिए यूज करते हैं, दूसरा नाम, वो भी आप लोगों को याद रखना है। उसको बोलते हैं अपन लोग मिट्रल या मिट्रस वॉल्व, मिट्रस वॉल्व या मिट्रस कपाट। ये दोनों शब्द आप लोगों को याद रखना है। या तो आप लोग मिट्रस वॉल्व बोल दो या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोल दो। याद कैसे करते हैं, समझना, बाएं साइड बाइकस्पिड, बाएं साइड यानी बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में बाइकस्पिड, ठीक है। और राइट वाले के अंदर आपको पता है ट्राइकस्पिड, राइट ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हो। सेकंड, अपन को पता होना चाहिए कि भैया फुसफुस धमनी और अपन को याद रखना चाहिए एरोटा, इन दोनों के बेस, इन दोनों के जो आधार होता है वहां पर कौन सा वाल्व होता है, अर्ध चंद्राकार कपाट होता है, सेमी ल्यूनार वाल्व यहां पर होता है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से, जल्दी से। सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आप लोगों को बता दिया है। अब थ्योरी आप लोगों को नोट कर लेनी है, ठीक है। अगर मैं थ्योरी लाइन टू लाइन नोट करूंगा तो उसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। आप लोग प्लीज खुद से थ्योरी जरूर नोट करना। ट्राइकस्पिड वॉल कहां पर होता है, बाइकस्पिड वॉल कहां पे होता है, अर्धचंद्राकार कपाट कहां पर होता है, कौन से चैम्बर, कौन से कक्ष के अंदर किस प्रकार का रक्त होता है, शुद्ध रक्त कहां पर होता है, अशुद्ध रक्त कहां पर होता है, ये सारी बातें आप लोगों को करनी है। क्लियर हुआ इतना सा, ओके। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है अच्छे से। प्लीज़ आप खुद से एक बार डायग्राम जरूर बनाना, चाहे कैसा भी बने, रफली बने, वो इश्यू नहीं है, लेकिन जरूर बनाना। उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से चैम्बर, किस में कौन सा ब्लड होता है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी हो। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे चैम्बर अपन लोगों को याद रखने। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे इसके अंदर नोडल टिश्यू की बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसे नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिज क्या होता है और पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी डायग्राम के अंदर मैं इसको समझा दूंगा आप लोगों को। तो मैं थोड़ा ये डायग्राम भी रफ कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं आपको, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। लेकिन आप जरूर लिखना ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं ये नोट नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जितने पोर्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं चाहता हूँ कि वो सभी मैं इसके अंदर कवर करवा दूँ, ओके।
थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर देते हैं, देखने लायक बना देते हैं। ओके, ठीक है जी। तो याद रखना ये क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। समझना ध्यान से। नोडल उत्तक की अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नोडल टिश्यू, नोडल उत्तक, नोडल उत्तक, नोडल टिश्यू की अपन लोग इसमें बात करते हैं। ये अपना हार्ट है, समझना ध्यान से। इसके अंदर जो हार्ट की जो सेल होती है वो 1% सेल थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। अब ये मॉडिफाई होकर किसका निर्माण करती है, नोडल टिश्यू का निर्माण करती है। नोडल टिश्यू के अंदर विभव पैदा करने की क्षमता होती है, ये समझ लो। इनके अंदर क्या होती है, विभव पैदा करने की क्षमता होती है, उत्तेजना उत्पन्न करने की इनके अंदर क्षमता होती है। याद रखना 1% जो हार्ट सेल होती है वो मॉडिफाई हो जाती है नोडल टिश्यू के अंदर। अब कितने नोडल टिश्यू होते हैं, याद रखना। एक तो होता है ऐसे नोड, क्या होता है, ऐसे नोड, साइनोट्रिकुलर नोड अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एवी नोड, एक होता है बंडल ऑफ हिंज यानी हिंज के बंडल, इसको एवी बंडल भी बोल देते हैं, और फोर्थ होता है पुरकिंजे तंतु या फाइबर, जिसको अपन लोग बोलते हैं। तो 4 प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं। अब समझना ध्यान से कहां पर ये स्थित होते हैं, कहां पर ये सिचुएटेड होते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। ऐसे नोड जो होता है इसके पास सबसे ज्यादा विभव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। याद रखना ये 70 से 75 विभव, 70 से 75 1 मिनट में, ऐसे लिख लो, 1 मिनट में 70 से 75 विभव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। और सबसे ज्यादा जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो कौन उत्पन्न करता है, ऐसे नोड ही जनरेट करता है, ऐसे नोड ही उत्पन्न करता है। तो 70 से 75 विभव उत्पन्न करता है केवल 1 मिनट के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम पोटेंशियल इसी के पास है और हार्ट को बीट करवाने की क्षमता भी इसी के पास है। इसीलिए ऐसे नोड को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, इसको अपन लोग बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो अगर आपसे पूछे कि पेस मेकर, हार्ट का पेस मेकर किसको बोलते हैं, तो याद रखना ऐसे नोड को अपन लोग हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर 70 से 75 विभव उत्पन्न करता है। 70 to 75 पोटेंशियल ये जनरेट करता है सिंगल यानी 1 मिनट के अंदर। एवी नोड की बात कर लेते हैं अपन लोग। एवी नोड जो होता है वो उस टाइम ज्यादा काम करता है जब ऐसे नोड खराब हो जाता है, इसीलिए अपन लोग एवी नोड को सेकेंडरी पेस मेकर बोलते हैं, द्वितीयक पेस मेकर बोलते हैं अपने हार्ट का। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, नॉर्मल सी बात है, इतना भी आपको नहीं पूछेगा। अगर पेस मेकर पूछेगा तो आपको ऐसे नोड ही बताना है। एवी नोड को आप लोग सेकेंडरी पेस मेकर बोलते हैं। वो उस टाइम वर्क करता है, उस टाइम ये कार्य करता है जब ऐसे नोड खराब हो जाता है, जब ऐसे नोड काम करना कम कर देता है, उस टाइम एवी नोड काम करता है। और एवी नोड जो होता है वो 70 से 75 पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, ये उससे कम ही करता है। क्लियर सी बात है, ओके। अब दोनों कहां पर होते हैं, हार्ट के अंदर ये कहां पर उपस्थित होते हैं। तो जो ऐसे नोड होता है, समझना, जो ऐसे नोड होता है वो इस साइड में उपस्थित होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड जो होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड, ऐसे नोड कहां पर प्रेजेंट होता है, याद रखना। अगर आपसे पूछे तो ये वाला कौन सा चेंबर हो गया, दाया आलिंद। तो दाया आलिंद के ऊपरी साइड, ध्यान समझना, दाया आलिंद के ऊपरी साइड दाईं तरफ। तो अगर आपको फिक्स पोजीशन पूछे तो दाया आलिंद से ऊपरी साइड दाईं तरफ ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड उपस्थित होता है। लेकिन आपको इसे फिक्स इसकी पोजीशन नहीं पूछेंगे, वो चैम्बर के अंदर पूछेंगे कि भैया कौन से चैम्बर में ऐसे नोड होता है। तो आपको 4 चैम्बर के 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा, राइट एट्रियम यानी कि दाया आलिंद आपको टिक करना पड़ेगा इसमें। एवी नोड की बात कर ले तो जो एवी नोड होते हैं वो इसी के अंदर उपस्थित होते हैं और वो कहां पर होता है, यहां पर उपस्थित होता है। ये कौन सा है, एवी नोड।
तो अगर आपसे एवी नोड पूछे अगर फिक्स पोजीशन तो वो कहां पर होता है, ध्यान से समझना, दाएं आलिंद में बाई तरफ नीचे की ओर, दाएं आलिंद में बाई तरफ नीचे की ओर उपस्थित होता है। सिंपल सी बात है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन लोग हिज के बंडल। किसकी बात करते हैं अपन लोग? बंडल ऑफ हिज या फिर हिज के बंडल। तो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को रफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता आप लोगों का एक भी डाउट रहे इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम बनते हैं और इसी पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन घूम के आते हैं और बच्चे उसको गलत कर देते हैं। हम लोगों को सारे क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर अच्छे से। ओके, इतना काफी एक बार डायग्राम समझने के लिए। यहां पर तो क्या है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड है यहां पर। तो यहां पर क्या है, ए बी नोड है, ठीक है। समझते ध्यान से, मैं आपको सीक्वेंस भी बता देता हूं, सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में भी, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। जैसे ही ऐसे नोड विभव उत्पन्न करता है, जैसे ही ऐसे नोड विभव उत्पन्न करता है, ये विभव किसके पास आते हैं समझना, ये पोटेंशियल किसके पास आते हैं, एबी नोड के पास आते हैं। जैसे ही एबी नोड, साथ ही साथ ये विभव कहाँ पे भी जाते हैं, इसके अंदर भी जाते हैं। समझते हो चलना इसको, यानी कि दोनों आलिंद के अंदर, चाहे वो दाया वाला आलिंद हो चाहे वो बाया वाला आलिंद हो, दोनों आलिंद के अंदर जब ऐसे नोड विभव उत्पन्न करता है तो दोनों आलिंद के अंदर फैल जाता है। क्लियर सी बात है। ओके, तो जैसे ही ऐसे नोड विभव उत्पन्न करता है, दोनों आलिंद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। तो दोनों आलिंद क्या करेंगे, संकुचित होंगे। जैसे आलिंद दोनों संकुचित होंगे, ब्लड कहां पे आ जाएगा, निलय के अंदर आ जाता है। ब्लड कहां पर आ गया दोस्तों, निलय के अंदर। साथ ही साथ ये इंपल्स किसके पास आ गए, एवी नोड के पास भी आ गए। अब ये एवी नोड क्या करता है, समझते हुए चलना। यहां पर मैं बना रहा हूं ओके, समझते हो चलना। यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये है पुरकिंजे फाइबर। और ध्यान से समझना, पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो मोस्टली कहां पर होते हैं, ये केवल और केवल निलय के अंदर होते हैं। ध्यान से, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पुरकिंजे फाइबर हेड के कौन से चैम्बर के अंदर होते हैं, दोनों निलय के अंदर। कहां पर होते हैं, ओनली निलय के अंदर ये होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते। ध्यान समझना, आप लोग पूरे हेड के मसल्स में मत कर देना। जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं, पुरकिंजे तंतु जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, केवल निलय के अंदर होते हैं। पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, दोनों निलय के अंदर होते हैं। इतना क्लियर हुआ। ओके, अब ये जो अपन को नजर आ रहा है, यहां से जो इंपल्स है वो कहां पे जाती है, यहां से जो विभव वो कहां पे जाते हैं, इन एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिंज के पास जाते हैं। ये क्या है, बंडल ऑफ, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, हिज के बंडल, है ना, हिज के बंडल। तो सबसे पहले विभव उत्पन्न कौन करेगा, ऐसे नोड किया। ऐसे नोड ने किसको दिया, एवी नोड ने दिया। अब एवी नोड को देने के बाद यहां पर आपको पता चल गया क्या संकुचित हो रहा है, दोनों ही आलिंद संकुचित हो रहे हैं। जैसे दोनों आलिंद संकुचित होंगे, ब्लड कहां पे आ जाएगा, निलय के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ ये विभव किसके पास आ गए, एवी नोड के पास आ गए। एवी नोड विभव ने किसको दिया, याद रखना, हिज के बंडल को दिया। अब ये हिज के बंडल दोनों साइड लेके जाता है और कंप्लीट निलय की वॉल के ऊपर, ध्यान समझना, आलिंद में नहीं है ये, केवल कहां पर उपस्थित है, निलय के अंदर ये उपस्थित है। और जैसे ही निलय के अंदर जनरेट होता है, ये कंप्लीट विभव कहां पे जाता है, पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु के पास। तो दोनों निलय संकुचित होते हैं, पहले आलिंद संकुचित हो रहे थे, अब दोनों नीला संकुचित होते हैं। जैसे ही नीला संकुचित होता है तो इधर से तो रक्त कहां पे जाता है, अपने लंग्स की तरफ चला गया शुद्ध होने के लिए, और इधर से जो ब्लड होता है वो कहां पे चला गया, हमारी बॉडी के अंदर चला गया, जहां पर शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है। जब नीले संकुचित हो रहे होते हैं उस टाइम आलिंद शिथिल हो रहे होते हैं। ये सीक्वेंस आपको समझना है, जब नीले संकुचित होते हैं उस टाइम आलिंद शिथिल होते हैं, ठीक है ना, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं, संकुचन को अपन लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। और अपन लोग इस चैप्टर के अंदर दोनों टर्म्स को यूज करते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। इतना क्लियर हुआ। ओके,
तो नॉर्मल सी बात है, तो पेसमेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को बोलते हैं। कई बार आपको पूछ लेते हैं इनकी पोजीशन ये कहां पर उपस्थित होते हैं, तो याद रखना ये यहां पर होता है ऐसे नोड, एवी नोड यहां पर होता है। पुरकिंजे फाइबर जो होता है, ध्यान से समझना, पुरकिंजे फाइबर जो होता है केवल और केवल नीले के अंदर पाया जाता है, आलिद में पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु नहीं होते हैं। ठीक है, हिज के बंडल जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? दोनों नीले के बीच में पाए जाते हैं। कहां पर होते हैं? वो दोनों नीले के बीच में होते हैं। तो ये भी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आएगा। नोडल टिश्यू पेसमेकर किसको बोलते हैं याद रखना, आप लोग ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं जो कि 70 से 75 विभव उत्पन्न करता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अगर वो 70 से 75 विभव उत्पन्न कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है हार्ट जो अपना वो 70 से 75, यानी ये एवरेज निकाल देते हैं, नॉर्मल से 72 अपन लोग मान लेते हैं इसके अंदर। तो 1 मिनट के अंदर ये 70 से 75 अगर विभव उत्पन्न कर रहा है तो उतनी बार ये बीट करेगा, उतनी बार ये धड़केगा, है ना। तो इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं? बीट बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अपन लोग एवरेज निकाल के कितना बोलते हैं इसको? 72 बीट पर मिनट। ये किस पे डिपेंड करता है? ऐसे नोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर मान लो ऐसे नोड ज्यादा विभव उत्पन्न कर रहा है तो जो हार्ट बीट होती है वो ज्यादा हो जाती है, ऐसे नोड कम विभव उत्पन्न कर रहा है तो हार्ट बीट कम हो जाती है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो नॉर्मल सी बात, आई होप कि आपको ये नोडल टिश्यू समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? कर दे रहे इसको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग इसके अंदर देखते हैं। हेड साउंड देख लेते हैं आप, है ना, हृदय धमनी देख लेते हैं। हेड साउंड, हेड साउंड अपन लोग देख लेते हैं, हृदय धमनी हम लोग इसको देख लेते हैं। हेड साउंड, हृदय धमनी, देखना हेडिंग डाल लो, हेड साउंड, हृदय धमनी। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग 3 प्रकार के हेड साउंड देखने वाले हैं, एक तो लब, एक डब और एक मरमर ध्वनि। हृदय ध्वनि है भैया। तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हृदय धमनी की बात करें तो 3 प्रकार के हेड साउंड अपन लोग देखते हैं, और तीनों प्रकार के हेड साउंड को अपन लोग किससे सुनते हैं याद रखना? स्टेथोस्कोप से। किससे अपन लोग सुनते हैं इसको? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से अपन लोग इसको सुनते हैं। स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, डॉक्टर्स का ये गहना होता है जिसके लिए डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करते हैं। इसी गहने को प्राप्त करने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं, नीट के एग्जाम देते हैं, एमबीबीएस करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, स्टेथोस्कोप से अपन लोग इन 3 प्रकार की मोस्ट ऑफ हेड साउंड सुनते हैं। इसके अलावा और भी हेड साउंड होती है, लेकिन अपन लोग इन 3 प्रकार के हेड साउंड को ही देखने वाले हैं। ये हेड साउंड कब सुनाई देती है, हेड के अंदर से कौन सी क्या प्रक्रिया होती है, उस टाइम अपन को लब, डब या फिर मरमर साउंड सुनाई देता है। समझते हैं। सपोज करना ये अपना हेड है, देखो मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ इस चीज़ को, किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, किस तरह से आप लोग इसको सुनेंगे। ये अपना हेड है, यहाँ पर आपको पता है कौन सा कपाट है? त्रिवर्णी कपाट है, त्रिवर्णी, और यहाँ पर है द्विवर्णी। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना? ओके, समझते हो चलना। अब यहाँ से तो इम्प्योर ब्लड आया, अशुद्ध रक्त आया, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और जो हेड का भी इम्प्योर ब्लड होता है, कोरोनरी साइनस लेके आता है, वो अभी यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, यहाँ से शुद्ध रक्त आया, कौन लेके आता है? आपको पता है पल्मोनरी वेन लेके आती है, फुसफुस सीरा लेके आती है, प्योर ब्लड भी आ गया। अब ये रक्त, ध्यान से समझना, क्या होगा? दोनों आलिंद संकुचित होते हैं। जैसे ही दोनों आलिंद संकुचित होंगे तो इसका रक्त तो किस में आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और ये वाला ब्लड किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। दोनों आलिंद जब संकुचित होते हैं तब इसका रक्त तो इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाएगा, और इसका रक्त जो प्योर ब्लड है वो इसमें आ जाएगा। इतनी प्रोसेस कवर होगी। ठीक है, अब जैसे ही फिर निलय के संकुचन की बारी आती है, उसके बाद क्या संकुचित होते हैं? अपने वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल संकुचित होते हैं। जैसे निलय संकुचित होंगे तो आपको पता है इधर वाला जो ब्लड है वो तो किधर चला जाएगा? अपने फेफड़ों की तरफ जाता है, और इधर से ब्लड किस में आ जाता है भैया? अपने बॉडी पार्ट की तरफ आ जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पर आपको पता है सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये संकुचित होते हैं, इसके अंदर ब्लड चला जाएगा, इसके अंदर ब्लड चला जाएगा। कहीं ये ब्लड, समझते हो चलना इस चीज को,
जैसे ये संकुचित होते हैं तो ये जो वाल दिख रहे हैं अपन को, द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट अपन को दिख रहे हैं, ये ऐसे हैं। ये कैसे? ऐसे हैं। तो नीचे से जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल के अंदर संकुचन होता है, ये द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट क्या होंगे? जोर से ऐसे चिपक जाते हैं, जोर से चिपकते हैं। और जैसे ही द्विवर्णी और त्रिवर्णी कपाट ऐसे चिपकते हैं, तुरंत उस टाइम साउंड अपन को सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से। कौन सा? लब। तो लब जो साउंड है वो कब सुनाई देता है? त्रिवर्णी और द्विवर्णी कपाट के बंद होने पर। बच्चों फोकस करने चीज को, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने पर, बंद होने पर लब साउंड हम लोगों को सुनाई देता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप इसको नोट भी कर लेना, इसको रफ कर दे, समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, ओके। त्रिवर्णी व द्विवर्णी कपाट के बंद होने पर कौन सी ध्वनि सुनाई देती है अपन को? लब। उसके बाद आते हैं अपन लोग डब साउंड के अंदर। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। समझते हैं। यहां से रक्त यहां पर आ गया, ठीक है, आ गया भाई। और यहां से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ब्लड कहां चला गया? ये वाला तो अपने फेफड़ों की तरफ चला गया शुद्ध होने के लिए। यहां पर कौन सा कपाट होता है? सेमिलुनर वॉल, अर्धचंद्राकार कपाट। और यहां से रक्त जो है वो कहां पे चला गया? अपने बॉडी पार्ट के अंदर चला गया, जहां पर प्योर ब्लड की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है भाई, यहां पर भी ये कपाट पाए जा रहे हैं। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, निलय संकुचित होते हैं, ब्लड कहां पे जाता है? इसके अंदर तो फेफड़ों की तरफ चला गया, इसके अंदर पूरे बॉडी के अंदर चला गया। अब निलय क्या होते हैं? फिर रिलैक्स होते हैं, ठीक है, शिथिल होते हैं। जैसे ही निलय शिथिल हो रहे होते हैं तो ये रक्त वापस से बैकफ्लो ना आ जाए इस निलय के अंदर, ये ब्लड जो होते हैं वो वापस से इसके अंदर ना आ जाए। ये जो ब्लड हो रहा है, यानी इसके अंदर जो लंग्स की तरफ गया, इसके अंदर जो बॉडी पार्ट की तरफ गया, ये वापस से बैकफ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ ना आ जाए। तो ये कपाट ऐसे होते हैं, वो ऐसे थे, ये ऐसे होते हैं। नीचे से सपोज करना अपन लोग ले लेते हैं, महाधमनी ले लेते हैं, ठीक है। नीला संकुचित हुआ, कौन सा? बाह्य नीला संकुचित हुआ। बाह्य नीला संकुचित हुआ, ब्लड कहां पे चला गया? अपने बॉडी पार्ट, ठीक है, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। ये कपाट ऐसे हैं। अब नीला शिथिल हो रहा है, जैसे नीला शिथिल हो रहा है तो ये रक्त वापस से ना आ जाए, तो रक्त वापस ना आ जाए, इस चक्कर में क्या होगा? ये वाल्व ऐसे होते हैं, तो ये जैसे ही नीला शिथिल होते हैं, ये कपाट कैसे हो जाएंगे? ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है। उसके बैकफ्लो को रोकेंगे, पीछे वापस आने से उसको रोकते हैं। जैसे अर्धचंद्राकार कपाट इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस तरह से होते हैं, उसी टाइम जब ये बंद होते हैं तो उसी टाइम ध्वनि अपन लोगों को सुनाई देती है। कौन सी? डब। क्लियर हुआ? तो डब जो ध्वनि है वो कब हम लोगों को सुनाई देगी? याद रखना, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर। कब सुनाई देगी अपन को? अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर। ठीक है, एक चीज आपको फिक्स कर लेनी है, दोनों साउंड वाल्व के क्लोज होने पर ही सुनाई देती है, ओपन होने पे नहीं सुनाई देती। ये पॉइंट आप फिक्स कर लेना ताकि आपके जो आंसर है वो इजी हो जाए, ठीक है ना। मरमर की बात कर लेते हैं। मर, बार बार मर, ठीक है। कई दफ़ा अपन लोग देखते हैं कुछ ऐसे हार्ट पेशेंट होते हैं, स्टेथोस्कोप से लगा के सुनते हैं, अपन को ना तो लब ध्वनि सुनाई देती है ना डब, सर की आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली उसको मरमर ध्वनि बोलते हैं। वो कब होता है? जब हार्ट की मसल्स के अंदर, हार्ट की पेशियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर ये ध्वनि हम लोगों को सुनाई देती है, मरमर। तो याद रखना, संक्रमण की अवस्था के अंदर ये ध्वनि अपन को सुनाई देती है, संक्रमण। तो ये ध्वनि कब सुनाई देती है? संक्रमण की अवस्था के अंदर ये ध्वनि अपन लोगों को सुनाई देती है। तो आई होप ये तीनों साउंड आपको कवर हो गए होंगे, लब, डब और मरमर ध्वनि। बहुत ही इजी अगर आप लोगों ने समझा है इस चीज़ को, ठीक है ना। रटना नहीं है, एक बार जब आप इनको समझ जाओगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर साउंड को आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुनते हैं? याद रखना, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग सुनते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया?
क्लियर है इतना? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग आगे। ओके, समझते हैं। ओके, देखना ध्यान से, अच्छे से अपन लोगों को फिर से इसको थोड़ा सा और अपन लोग एडवांस एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 3 टर्म्स और आती है अपन लोग, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आता है कार्डिक साइकिल, हृदय चक्र, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल, हृदय चक्र बोलते हैं। एक आता है हृदय निकास, कार्डिक आउटपुट, जिसको आप लोग बोलते हैं हृदय निकास। और एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन, ठीक है ना? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक आयतन अपन इसको बोलते हैं। समझते हैं तीनों के अंदर, ये भी आप लोग जान लेते हैं। जिस तरह से अपने हर साउंड पढ़ा था वैसे आप लोग इनको भी देख लेते हैं। हृदय चक्र क्या होता है? हृदय चक्र के बारे में आप लोग जान लेते हैं। हार्ट साइकिल के बारे में आप लोग जानते हैं और कितना समय में हो जाता है, ठीक है? हृदय चक्र के अंदर ध्यान समझना, जो अपना हार्ट होता है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो और एक बार रिलैक्स हो, यानी एक बार सिस्टोल हो और एक बार डायस्टोल हो, यानी कि एक बार ब्लड इसके अंदर से निकल जाए। सिंपल सी बात है, यानी एक बीट को ही अपन लोग एक साइकिल बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो एक बीट के अंदर हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और रिलैक्स भी होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना? तो समझते हैं, हृदय के अनुशीतलन अपन लोग रिलैक्स को ही बोलते हैं, याद रखना। हृदय के संकुचन व अनुशीतलन को, यानी कि एक बार या फिर एक संकुचन व अनुशीतलन को क्या बोलते हैं? हृदय चक्र कहते हैं, ठीक है? इंपल्स जनरेट हुई तो हार्ट क्या करेगा? संकुचित होगा, उसके बाद क्या करेगा? रिलैक्स होगा। एक बीट हो गई, यानी कि एक चक्र हो गया, हार्ट का एक चक्र हो गया। दोबारा इंपल्स आएगी, दोबारा संकुचित होगा, दोबारा शिथिल होगा, दूसरा चक्र आ गया। तो एक चक्र के अंदर पर लोग क्या क्या काउंट कर रहे हैं? एक बार तो कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन, एक बार सिस्टोल, एक बार डायस्टोल, एक बार सिस्टोल, एक बार डायस्टोल। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सिंगल एक कोई काउंट करना है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल या फिर हृदय चक्र बोलते हैं। अब इसे एक बीट के अंदर कितना समय लगता है? एक बीट के अंदर कितना समय लगता है, ठीक है? समझते हैं, देखना। बेहतर बीट होती है, नॉर्मल सी बात है, अपन लोग बेहतर बीट मानते हैं 1 मिनट के अंदर। बेहतर बीट के लिए कितना समय लगता है? 60 सेकंड लगता है। बेहतर बीट के लिए 60 सेकंड लगता है। हमको एक बीट का समय निकालना है, एक धड़कन का समय निकालना है, तो एक बीट के अंदर कितना समय लगेगा? 60/72, तो ये कितना निकल के आता है? 0.8 सेकंड। तो याद रखना अपन लोगों को, कार्डिक साइकिल के अंदर कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड एक चक्र में लगता है या एक बीट में लगता है। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक धड़कन में कितना समय लगता है। तो दोस्तों याद रखना 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बीट के अंदर, एक धड़कन के अंदर 0.8 सेकंड का समय इसके अंदर लगता है। एकदम नॉर्मल है, एकदम ईजी है। क्लियर हुआ इतना सा? ठीक है, तो ये कार्डिक साइकिल का आप लोगों ने कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कार्डिक आउटपुट क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रोक आयतन क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको प्रवाह आयतन भी हिंदी में बोल देते हैं। क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? क्या होता है? निलय के द्वारा, यानी कि वेंट्रिकल जो होता है उसके द्वारा एक पंप के अंदर, यानी कि एक बार जब निलय पंप करता है, एक बार जब निलय संकुचित होता है, उस दौरान कितना रक्त निकलता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक आयतन बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। सिंगल बीट का याद रखना है, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन का याद रखना है अपन को। एक ही संकुचन के अंदर निलय के द्वारा कितना ब्लड बॉडी के अंदर गया है? 70 ml गया है, और ये 70 ml ही क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। याद रखना
निलय से एक बीट में बाहर निकलने वाले रक्त का आयतन क्या होता है? ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और इसके वैल्यू अपन को याद रखनी है 70 ml। कितना होता है ये? 70 ml, 70 ml ये होता है। यानी सिंगल एक बीट के अंदर निलय से कितना ब्लड बॉडी में गया, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम अपन लोग बोलते हैं। चलो इधर आ जाते हैं, कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कार्डिक आउटपुट होता है 1 मिनट के अंदर, समझना, देखो वर्ड्स के ऊपर ध्यान से, 1 मिनट, ईच मिनट, 1 मिनट के अंदर निलय से कितना रक्त बॉडी के अंदर गया, 1 मिनट के अंदर निलय से कितना रक्त बाहर निकला, वो क्या होता है? कार्डिक आउटपुट होता है। समझना, 1 मिनट में निलय से, 1 मिनट में निलय से बाहर निकलने वाले रक्त का आयतन, वो क्या होता है? कार्डिक आउटपुट होता है। चलो निकालते हैं। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करेगा? अरे जितनी बार बीट करेगा उतनी बार निलय से ब्लड बाहर निकलेगा। तो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? 72 बार बीट करता है। और एक बीट में कितना ब्लड बाहर निकालेगा? ये 70 ml रक्त बाहर निकालेगा। तो ये कितना निकल के आता है? निकालो इसको। कितना हुआ ये? 0 7 दूनी 14, 4 1 50 40 हो गया लगभग, ठीक है। कितना हो गए? 5040। इसको अप्रोक्सीमेटली आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा 5 लीटर, और ये अपन को याद रखना है कितना? 5 लीटर, ठीक है ना। ये अपन को याद रखना है कितना? 5 लीटर। लगभग 5 लीटर जो होता है वो कार्डिक आउटपुट होता है। लगभग 5 लीटर जो होता है वो हृदय निकास होता है। स्ट्रोक आयतन कितना होता है? 70 ml होता है। आपको डायरेक्ट डाटा याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, ताकि कॉन्सेप्ट तो इसलिए मैंने बताया ताकि आप लोग डाटा कभी भूलो नहीं, ठीक है। अगर जीएस आपको कवर करना है, देखो मैंने बोला था कि मैं 11वीं क्लास को टच करूंगा और अच्छे से आप लोग जीएस पढ़ने वाले। इसके अंदर हाई लेवल की जीएस पढ़ेंगे, जिसके अंदर किस तरह का भी क्वेश्चन है, किस तरह का भी क्वेश्चन घूम के आए तो अपन का गलत नहीं हो। कार्डिक साइकिल क्या होता है? एक बार हार्ट बीट के अंदर कितना समय लगता है उसको अपन लोग कार्डिक साइकिल बोलते हैं, जिसके अंदर 1 डायस्टोल और 1 सिस्टोल को अपन लोग ऐड करते हैं। तो एक बार संकुचन होगा, एक बार शिथिल होगा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डिक साइकिल के अंदर कितना समय लगता है आपको पता होना चाहिए। 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको कवर हो गए, तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। समझना इस चीज को अच्छे से। क्लियर हो गया? तो जल्दी से नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनका। ओके, रफ कर दे फिर इनको। अब अपन लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इन सभी चीजों की देखनी। इसके अंदर P, Q, R, S, T वेव निकलती है, उनका मतलब क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखना ध्यान से। शॉर्ट में अपन लोग क्या बोलते हैं इसको? ECG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECG। देखो 2 शब्द आते हैं जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दूसरा टर्म्स आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिनका माइंड ये सेट हो जाता है, वो टर्म से पहचानते हैं, शब्द से, और शब्द से पहचान कर तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ मतलब वो पेज जिसके ऊपर वो इंपल्स निकली होती है, जिसके ऊपर वो ग्राफ अपन को नजर आता है, हो सकता है उसी को अपन लोग ये बोलते होंगे और बंदा इसको टिक कर देता है और वो गलत हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका मतलब वो सोचता है कि उस मशीन को बोलते होंगे जो ये ग्राफ निकाल के अपन को दे रही है।
जबकि यहां पर उल्टा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जहां पर ग्राफ शब्द आ जाए, ये उस मशीन को बोलते हैं, याद रखना, उस मशीन को बोलते हैं जो अपन को इंपल्सेस निकाल के देती है, जो अपन को उस पेज के ऊपर इंपल्स रिप्रेजेंट करके दे रही है, उस मशीन को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। याद रखना, जो ग्राफ निकाल के दे रही है उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ये हम लोगों को उस वेव को बोलते हैं जो इंपल्सेस, अपन को ऐसा पेज निकल के आता है लंबा सा, देखा होगा, इसके ऊपर ऐसे वेव अपन को नजर आती है। ठीक है, तो ये इस चीज को बोलते हैं, यानी कि जो ग्राफ अपन को नजर आ रहा है वो क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपन उसको बोलते हैं, और उस मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस ग्राफ को बोलते हैं, उस पेज को बोलते हैं जहां पर वो इंपल्स है, वो वेव अपन को नजर आ रही है, और उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। कौन कौन सी वेव अपन को नजर आती है वो भी अपन लोग इसके अंदर देख लेते हैं। समझना कौन कौन सी वेव होती है। एक तो होती है पी वेव, क्यू, आर, एस और टी वेव। तीन चीजें नजर आती है अपन को। एक तो पी वेव, दूसरी आती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इन तीनों को एक साथ लेते हैं अपन लोग, क्यू आर एक्स वालों को। और थर्ड आता है टी वेव। टी वेव, तीन वेव अपन को नजर आ रही है, तीन इंपल्सेस अपन को नजर आ रही है। इनका मतलब क्या होता है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर क्वेश्चन बने अच्छा खासा तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। पी वेव का मतलब क्या होता है समझना। अपन को वो निडल लगा देता है ना, वो नोट से लगा देता है अपन को, बॉडी के ऊपर, चेस्ट पे लगाता है, कलाई पे लगाता है, टकने पे लगा देता है, ठीक है। तो नॉर्मली वही तो इम्पल्सेस को कैच करती है। समझना कैसे होता है। जैसे ही ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, जैसे ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा, विभव उत्पन्न करेगा, वो कहाँ पे फैलेगा, आलिंद के ऊपर फैलेगा। जैसे आलिंद पर फैलेगा तो आलिंद क्या हो जाएंगे, संकुचित होंगे। जैसे ही आलिंद संकुचित हो रहे हैं उसी टाइम वेव आती है, कौन सी, पी वेव। तो पी वेव अपन को कब जनरेट, कब दिखाई देगी, याद रखना, आलिंद संकुचन। तो पी वेव जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, याद रखना, आलिंद के संकुचन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। एट्रियम क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रियम का क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। क्यूआरएस की बात करते हैं, ब्लड आ गया नीले के अंदर, तरंगे भी नीले तक पहुंच गई, जो इंपल्सेस वहां पे पोटेंशियल वहां पे जनरेट हो रहे थे। अब नीले की बारी, नीले क्या होगा यहाँ पर, अब संकुचित होगा, ठीक है। नीले के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे नीले संकुचित होता है उस टाइम अपन को कौन सी वेव देखने को मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर कौन सा संकुचन होता है, नीले संकुचन होता है, नीले संकुचन, ठीक है, नीले का संकुचन। तो निलय का संकुचन होना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम अपन को कौन सी वेव नजर आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन को वेव नजर आती है। टी वेव, अब निलय क्या होगा, संकुचित तो हो गया, अब निलय क्या होगा, धीरे धीरे रिलैक्स होता है, ठीक है। तो निलय का जो शिथिलन होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है, वो टी वेव रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखना, निलय शिथिल या निलय का अनुशीतलन भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं के बेसिस पे जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने हार्ट की समस्या को देख के बता दे कि भैया कौन सी वेव गड़बड़ आ रही है, तो कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो वो इन्हीं वेव को देख करके, अगर वेव अच्छे से आ रही है, कवर अप आ रही है, ठीक है, तब तो हार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेव के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब हार्ट के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो हार्ट डिजीज को वो इन वेव के थ्रू डिटरमाइन अच्छे से कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना, हार्ट वेव समझ में आ गया इतना, PQRST। इनका मतलब क्या होता है, किस कब ये हम लोगों को मिलती है, कौन से वेव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये हम लोगों को आना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो अपन लोग उस पैसेज को बोलते हैं जिसके अंदर अपन लोग को ये इंपल्सेस नजर आती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हम उस मशीन को बोलते हैं जो ये ग्राफ निकाल के देती है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अपन को पता है कि भैया हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इंपल्सेस आ रही है, इसके अंदर अपन लोगों को वेव नजर आ रही है। जैसे ही ये वेव ऐसे आना स्टार्ट हो जाती है सीधी, समझ लो हार्ट काम करना बंद कर दिया। समझ रहे हो आप लोग, है ना? ओके ओके। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, रफ करें इसको। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं आज अपन लोगों ने क्या क्या देखा, कुछ रह गया तो उसको भी फिर अपन लोग कवर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, कौन से चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। आपको याद रखना, डबल सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी हम लोग विलियम हार्वे को ही बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया था हार्ट के ऊपर। ठीक है, इतना सा हो गया, कवर हो गया। ठीक है, देन अपन लोगों ने इसके अंदर ये देखा कि भैया कौन से इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कौन से कपाट प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर इसको अपन लोग विंट्रस वॉल्व भी बोलते हैं, ये क्या होता है, कौन से चैम्बर के बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों को ये भी आना चाहिए। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा कि सेबुलर, जिसको अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या रोल होता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, देन हम लोगों ने ये भी जाना जो हार्ट साउंड होता है उनका मेन कारण क्या होता है हार्ट साउंड का। तो लब, डब और मरमर, तीन प्रकार के हृदय हम लोगों ने देखी है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि लब जो साउंड होता है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पर आता है। डब साउंड जो होता है वो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर आता है। याद रखना, दोनों ही साउंड कपाट के बंद होने पर ही आता है। जब कपाट ओपन होते हैं, खुलते हैं, उस समय हमको किसी भी प्रकार का साउंड नहीं सुनाई देता। ठीक है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा मरमर साउंड। मरमर साउंड जो होता है मोस्टली हार्ट की मसल्स के अंदर इन्फेक्शन से होता है। तो अगर हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको लब डब साउंड की जगह मरमर ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि लब और डब जो साउंड होता है वो क्लियर हम लोगों को नहीं सुनाई देता। और ये जितने भी साउंड होते हैं हम लोग किस चीज़ से, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सुनते हैं? याद रखना, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग इनको सुनते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, देन हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कार्डिक आउटपुट क्या होता है। ठीक है, साथ साथ हमने देखा कार्डिक साइकिल क्या होता है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ये भी तीनों चीजें हम लोगों ने इस तरह से कवर की थी। जैसे कि कार्डिक साइकिल की बात करें तो एक चक्कर के अंदर कितना समय लगता है, तो एक चक्कर के अंदर ही हम लोग एक चक्कर के अंदर क्या क्या होता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। यानी हार्ट के अंदर सिस्टोल होता है, हार्ट के अंदर डायस्टोल होता है। इसी चीज को आप लोग वन साइकिल, एक चक्र बोलते हैं। और एक चक्कर के अंदर कितना समय लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। 72, ध्यान समझना, 72 साइकिल कंप्लीट होता है 60 सेकंड के अंदर। तो एक साइकिल कितने में हो जाएगा, 60/72, यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर एक बीट होती है। यानी 0.8 सेकंड लगता है एक बीट को, यानी एक धड़कन को। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम देखा था। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ईच वेंट्रिकल यानी एक नीला से कितना ब्लड बाहर निकलता है उसके आयतन को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आयतन बोलते हैं, जिसके वैल्यू अपन को याद होना चाहिए 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्डिक आउटपुट, हृदय निकास, यानी एक मिनट के अंदर वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकला। तो एक मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 बार, और एक बीट में कितना निकल रहा है, 70 ml। तो 72 × 70 = 50-40, यानी कि लगभग 5 लीटर ब्लड जो होता है वो कार्डिक आउटपुट के अंदर आता है। इतना क्लियर हुआ? देन हम लोगों ने ईसीजी के बारे में जाना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इन दोनों के मध्य मेजर डिफरेंस हम लोगों ने समझा। साथ ही साथ PQRST वेव के बारे में जाना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखो, छोड़ना कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने हर एक चीज़ आपके लिए, आपके सामने हर एक चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट किया, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। कहीं ना कहीं से भी अगर घूम के क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना हो, आप लोगों को भी ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम लेवल का पढ़ रहे हैं, जीएस एक्चुअली इस लेवल के होना चाहिए। और इतना तो जनरल साइंस के अंदर हम लोगों को आना ही आना चाहिए। कितनी बार हटोगे यार, एक बार समझ भी लो, ताकि जितनी भी एग्जाम आप दो उसके अंदर जीएस आपको प्रॉब्लम ना दे। क्लियर है? अब अपना क्या क्या रह गया इस चैप्टर के अंदर, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम रह गया, लिम्फ और ब्लड के मध्य डिफरेंस रह गया, और साथ ही साथ हार्ट डिजीज रह गई है, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है,
हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ये सारी डिजीज आप लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं, जो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये 5 घंटे का मोस्टली चैप्टर होता है, जिसके अंदर हम लोग 5 लेक्चर ले लिए हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है और होगा भी। तो इतने सफिशियंट है, जो मैटर है अपन लोग पढ़ रहे हैं वो एकदम से सफिशियंट है। ये बेंच उन्हीं बच्चों के लिए जो वाकई में जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जीएस पढ़ना चाहता है मन लगा के, साथ ही साथ उनको नोट्स हो तो वो बहुत अच्छे से बना भी सकते हैं खुद से। अगर पुराने नोट्स हो तो आप उनके अंदर जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये। क्लियर है ना? तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।